minus lambda, lambda to the power 15 अपॉन फैक्टोरियल 15, है ना। तो इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा e टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन 15 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करेंगे आपका कुल मिला के आएगा ये 0.035। ठीक, ये हुआ जो बेसिक अभी तक करा रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। अब इसके कारण अब जैसे अब हम इसमें कुछ वो वाले कराएंगे जो ये होता है इसी तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, fit a poison distribution fit a poison distribution to the following: data and calculate critical frequency। है ना, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जैसे दिया हुआ है कि 0, 1, 2, 3, 4 और इधर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 122, यहाँ पर 60, यहाँ 15 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, है ना। आपको इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है। तो सर्वप्रथम आपको मीन निकालना है। मीन क्या होता है? समेशन एफएक्स अपॉन समेशन एफ। तो इसमें आप क्या करोगे, ये दोनों को, ये जैसे आपका एक्स है, ये एक्स और ये एफ, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओगे और जैसे ये आ जाएगा 122 इंटू 0 प्लस 60 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 और अपॉन में आपका आएगा 122 प्लस 60 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.5, ये बराबर हो गया आपका लंबा। ठीक, अब रिक्वायर्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखोगे इस तरह से: कैपिटल N into e to the power minus lambda into lambda to the power r upon r factorial। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200 into e to the power minus 0.5 into 0.5 power r अपॉन r फैक्टोरियल। यहाँ r कहाँ से कहाँ को होगा? 0 से 4 तक, r 0 से 4 तक।
जैसे आपको कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, तो ये देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा, ये दूसरे पेज पे जाते हैं। अब तीसरे पेज पे आ गए। तीसरे पेज पे इसमें जो है आपको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। आर लिखोगे इधर, इधर एन इंटू पी आर, ठीक है। और इधर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, है ना। इधर आर की वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आपने अभी पीछे वाले पेज पे लिखा है ये वाला, ये फॉर्मूला, इसमें आर की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा ऐसे, जैसे 200 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 0 फॉर्म 0 फैक्टोरियल, है ना। इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा इतना 121.306। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इधर लिख दोगे 120, ठीक है। जो उन्होंने जो सवाल में दिया है वो आ रहा है 122, और आपने जो क्रिटिकली निकाला वो ये आ, ठीक। आप जैसे वन लिया तो यहाँ पे 200 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 60.65। हाँ ये आएगा 60.65। तो इधर हम लोग लिखेंगे, आप ये देखो, ये चूंकि डेसिमल 0.5 से बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 62 लिखेंगे। अरे सॉरी 61, गलती हो गई, 61 लिखेंगे, 61। और पीछे जो सवाल में उन्होंने दिया था वो 60 दिया, ठीक है। तो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे हर एक के लिए। जैसे 2 के लिए करोगे तो 200 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 15.16। हाँ 15.16। तो ये आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 15, ठीक। फिर 3 पे निकालेंगे, ये आएगा 200 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका 2.527, है ना। तो इसको लिखोगे 3, क्योंकि 5 है, 5 से बड़ा जो भी होगा तो उसको राउंड ऑफ करके बड़ा कर दीजिए। और इधर 4 पे जब देखेंगे लास्ट निकालना है, 200 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका 0.315। हाँ नहीं 3.5। तो इसको क्योंकि 0 से छोटा, मैंने ये जो है 0.5 से छोटा है तो इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर 0.5 से बड़ा होता तो इधर हम लोग 1 लिख देते हैं। तो अभी चूंकि 0.5 से छोटा है तो हमने ये लिख दिया। अच्छा, ये वाला सवाल अभी जो एक्स वाले लड़कों का जो इम्तहान हुआ था, ये जो वर्क फ्रॉम होम करके ये जो
ये पेपर सबमिट किए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया। ठीक है, इसीलिए इसको कराए कि ये वाले क्वेश्चन आपके आते रहते हैं घुमा फिरा के, तो हो सकता है आपका भी वर्क फ्रॉम होम एग्जाम हो, तो उसको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक तो सवाल और आया हुआ है, उसको सर वो आपको। क्वेश्चन वाला पेज दिखा दीजिए एक बार। कौन वाला? क्वेश्चन वाला पेज सर, फर्स्ट इससे जो हाँ, आप ये देख लीजिए। इससे पहले सर एक और पेज था। हाँ, ये। यस सर, ये वाला। हाँ, ठीक है सर, हो गया। चलो ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे आप उसमें आएंगे, एक इसमें ऊप वाला सवाल है, उसको आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। जैसे शो दैट इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद यूनिट मीन यूनिट मीन मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 2/e टाइम्स 2/e times the standard deviation। 2/e times the standard deviation। ये आपका 2019 में, 19 या 18 या 19 में हमें था ये सवाल। इसमें कहा आया था 7 नंबर में, प्रूव करने के लिए था। तो यहाँ पर चूंकि यूनिट मीन बोल दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है। अब जो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, x इक्वल टू एक्स करके अगर आप लिखेंगे, ये हो जाएगा e⁻ माइनस लैम्डा होता है तो -1 इंटू 1 x अपॉन x फैक्टोरियल, ये होता है। इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ई इनवर्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, है ना। जहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलती जाएगी, है ना। अब जो मीन डेविएशन होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन 1 इज, ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, समेशन x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी मॉड x माइनस 1 इंटू पी एक्स, है ना। तो यहाँ पर ये जो है पी एक्स आपका, यही पी एक्स होगा, ये जो पी एक्स निकाल रहे हैं, समझे आप। तो ये होता है समेशन x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और मॉड x माइनस 1 इंटू e⁻ अपॉन x फैक्टोरियल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, e⁻ कांस्टेंट है, बाहर ले लो, है ना। और इसको लिख सकते हो समेशन मॉड x-1 अपॉन x फैक्टोरियल। ये हो गया है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक, अब उसको जब एक्सपेंड करोगे, तो इस तरह से लिखोगे 1 भाई, x की वैल्यू 0 रख दी है,
जीरो रख दिए तो यहाँ -1 का मॉड हो गया 1 हो गया, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। प्लस जब आपने जब आपने 1 रखा तो ऊपर वाला टर्म 0 हो गया, तो इसीलिए 1 वाला टर्म 0 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला जब 2 रखोगे तो 1/2, फिर इस तरह से +2/3 +3/4 एंड सो ऑन ऐसे आएगा, है ना। ये है। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ये ऐसा आ रहा है ना कि जैसे आपका n/फैक्टोरियल n+1 ये आ रहा है। मैंने अगर जनरल टर्म लिखोगे इसका तो n/फैक्टोरियल n-1 आ रहा है यहाँ पर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अब आवाज आ रही है। यस सर। वो अनम्यूट हो गया, मैंने म्यूट हो गया था, अनम्यूट कर दिया। अब इसके बाद जैसे ये जाएगा तो इसमें जैसे हम लोग पीछे वाले में कैसे लिखे थे, ऐसे 1 लिखे थे, 1 को रहने दो तो 1/फैक्टोरियल 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस 1 - 1/फैक्टोरियल 2, ये फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने n की वैल्यू 1 लिए हैं तो 1 माइनस ये जो है 1/फैक्टोरियल n+1, फिर इसको लिखेंगे जो 1/फैक्टोरियल 2 -1/फैक्टोरियल 3, है ना। इस तरह से चलता जाएगा। ये कैसे लिखे ये वाला, ये इसके लिए लिखे, ये जो आपका ये 2/फैक्टोरियल 3 है इसके लिए लिखे। तो 2/फैक्टोरियल 3 है तो ये 2 ऊपर है और 3 फैक्टोरियल नीचे है, तो उसको हमने लिखा है n की वैल्यू 2 है तो 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल।
अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए सब कटता चला जाएगा, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा और फिर ये वाला टर्म आगे वाले टर्म से कटेगा, ऐसे करके कट के केवल आपका बचेगा e⁻⁻1 और ब्रैकेट में यहाँ पर ये 1 रहेगा और लास्ट में एक आएगा 1, वो 1 रहेगा। ठीक है, ये वाला 1, ये और ये 1 रहेगा, ये और ये 1 रहेगा, ये दोनों 1 रह गए, तो इसको आप लिखोगे 2/e इंटू 1 लिख दिया। इसको लिख सकते हो 2/e इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। क्यों स्टैंडर्ड डिविएशन लिख दिए? क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरिएंस बराबर होता है। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, और ये जो है वेरिएंस से जो एच डी होता है वो मीन का मैंने वेरिएंस का अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस यहाँ पर 1 हो गया तो एच डी भी यहाँ 1 हो गया, अंडर रूट 1 हुआ तो इसको 1 लिखोगे, है ना। ऐसे करके आपने ये प्रूफ कर दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, कई बार आया है, तो इसको अभी रिसेंटली ये 2018 या 19 में किसी एक सेमेस्टर में आया था। दोनों सेमेस्टर में पेपर होता है ना, तो किसी एक में आया था, हम अभी रिकॉल नहीं कर पाए किस वाले में आया था, लेकिन आया था ये। ठीक, अब मेरा ये खत्म हो गया, मैंने पॉइजन। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो है, ये द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is a continuous distribution. Is a continuous distribution. अच्छा, इसमें जो पीडीएफ फंक्शन होता है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, probability density function of the normal distribution is, ये होता है एफ इज इक्वल टू 1/सिग्मा √2 पाई e⁻½ ब्रैकेट में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है म्यू और सिग्मा क्या है, म्यू वेयर म्यू मीन है
और सिग्मा क्या है, एस डी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो ये जो है हमेशा ये एफ एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरा चीज इसमें होना चाहिए कि हमेशा इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक। सर हाँ मीन को तो पहले लैम्डा से डिनोट करते थे, यहाँ चेंज कर देंगे नॉर्मल हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इसमें म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हाँ, उसमें लैम्डा से डिनोट करते हैं, यहाँ म्यू से। यस सर। अच्छा, ये जो है ये इसमें जो ये होता है, इसमें लिख दीजिए द टोटल, दैट इज द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, अंडर द नॉर्मल कर्व above x-axis, above the x-axis is 1। ये जो ये फॉर्मूला है जिसका आपको ये मिल रहा है कि above the x-axis ये जो है 1 है ना। अच्छा, एक चीज और नोट करिए इसमें, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is symmetrical about the its mean। ठीक है ना? ये जो है इट इज a unimodal distribution the mean mode and median of this distribution coincide। ठीक है, मैंने तीनों सेम होता है, मीन मोड और मीडियन, इस डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब इसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो लिखना है, जो सवाल हल करेंगे तो उससे करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि जो वो होता है, इफ एक्स इज अ नॉर्मल वेरिएट, नॉर्मल रैंडम वेरिएट, है ना, विद मीन म्यू एंड
standard deviation sigma, then the random variable z is equal to x minus mu upon sigma as the normal distribution with mean 0 and standard deviation 1। ये जो है स्टैंडर्ड इसी को बोलते हैं। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाता है पीडीएफ एफ जेड इज इक्वल टू 1/√2π e to the power -12 z स्क्वायर। ये z स्क्वायर यहाँ पर ये हाफ इधर और यहाँ पर ये z स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, आप इस तरह से जैसे p z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू z2, इस केस में आपका हो जाएगा z1 से लेकर z2, यहाँ पर fz dz। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो है लिखा जाता है कैपिटल fz2 माइनस कैपिटल fz1 है ना, वेयर कैपिटल fz is equal to -∞ to z fz dz। इसको लिखा जाता है p z is equal to z। The function कैपिटल fz ये जो है is defined above। सर ये p z लेस देन इक्वल टू z ही मतलब कुछ दोनों सेम नहीं हो गया? ये ऊपर p वाला p ये यस सर। ये क्या सेम नहीं होगा मतलब? अच्छा, ये कैपिटल z है। अच्छा, ये कैपिटल z है और ये जो है स्मॉल z यस है ना। अच्छा, ये जो है इज कॉल्ड डिफाइंड अबव इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब इसमें एक चीज ये देखिए कि ये जो है ये नोट करिए, ये सबसे जरूरी चीज है जो जिसका आप सवाल हल करेंगे, है ना, कि द प्रोबेबिलिटी e z1 less than equal to capital z2 e z1 less than z less than equal to z2
और P Z1 less than or equal to capital Z less than equal to highly less than Z2 and P Z1 less than Z less than Z2 all are regarded to be the same, मैंने सब बराबर होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे सवाल करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि सिमेट्रिकल होता है अबाउट वो, जैसे मान लीजिए कि आपने इधर Z लिया, इधर आपका X है, ठीक है। तो आपका जो ये होता है, ये इस तरह से कर्व होता है, बेल शेप होता है, बेल शेप ऐसे मैंने घंटी की तरह शेप होता है। इसमें ये जो लाइन होता है ये जीरो वाला, इसको बोला जाता है एक्स इज इक्वल टू म्यू या जेड इज इक्वल टू जीरो, मीन वाला लाइन होता है, ठीक है। ये एरिया, ये टोटल एरिया 0.5 होता है और इधर का टोटल एरिया 0.5 होता है, क्योंकि ये नॉर्मल कर्व में आपने लिखा था एरिया अंडर नॉर्मल कर्व 1 होता है, इधर 0.5 इधर 0.5, सिमेट्रिकल होता है पूरा ग्राफ, मैंने दोनों तरफ बराबर एरिया, ठीक है, ये चीज है। अब जैसे आपको जो है ये इस तरह से सवाल जैसे आते हैं, सर ये x इक्वल टू क्या लिखा है उसके आगे? x इक्वल टू म्यू, म्यू म्यू है, अच्छा यस, अच्छा x इक्वल टू म्यू, अच्छा यस सर। हाँ। अब इसके बाद जो है ये जैसे आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हल करना है, तो इससे आपको समझना है, ठीक है। जैसे एन एप्टीट्यूड टेस्ट, फॉर सिलेक्टिंग ऑफिसर in a band, is conducted। अच्छा, इसमें लिख के रहेगा, सवाल में लिख के आएगा कि आप इसमें नॉर्मल यूज करिए, है ना। जब भी नॉर्मल का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा कंडक्टेड ऑन 1000 कैंडिडेट, 1000 कैंडिडेट, ठीक है। द एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर इज 42, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर इज 24, ठीक है। अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, assuming normal distribution for the score, assuming normal distribution for the score and first the number of candidates whose score is exceeds 60, और दूसरा जो है
the number of candidates, the number of candidates whose score lie between 30 and 60. 30 and 60. 30 and 60, ये सवाल है। ठीक है, अब आइए इसको कैसे हल करेंगे वो देखिए। जैसे आप जाओगे इधर तो इसमें क्या दिया हुआ है सवाल में, देखो इधर दिया हुआ है एवरेज स्कोर दिया हुआ है, ये समझे एवरेज स्कोर, और एलसी बोल दिया है ये। तो इससे आपको अनुमान लगाना है क्या कि न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, न्यू की वैल्यू 42 दी हुई है, और सिग्मा की वैल्यू क्या दी हुई है 24, है ना सोल्यूशन में। तो आप इसमें से आपको पहला जो पार्ट निकालना है उसमें x की वैल्यू क्या दी हुई है 60, 60 पे निकालना है। आप z जो कैलकुलेट करोगे तो z हो जाएगा x माइनस न्यू अपॉन सिग्मा होता है। ठीक है, तो 60 माइनस 42 अपॉन 24, ये आएगा 18/24। तो इसको लिख सकते हो आप 0.75। ठीक, ये हो गया। अब इन्होंने क्या बोला आपको निकालने, पी कैपिटल जेड ग्रेटर देन Z1। ये Z1 स्मॉल बनाएंगे, Z1, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इससे छोटा होना चाहिए, मैंने बड़ा होना चाहिए। आप क्या निकालोगे, इसको मैंने क्या बोला था कि ये इसके बराबर है, कि ऐसे लिख सकते हो आप इसको। जैसे अगर मान लो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, ये आपका बेल शेप ग्राफ इसके लिए है ना। मान लो कि यहाँ पर कहीं 60 है, मैंने यहाँ पर कहीं आपका 60 आ रहा है, तो आपने यहाँ से लाइन खींचा। अब इसके बाहर वाला एरिया आपको चाहिए, मैंने ये वाला तो नहीं चाहिए, ये जो ग्राफ के नीचे वाला एरिया है ये आपको चाहिए। ठीक है, ये चाहिए। तो ये पाने के लिए आप क्या करोगे, ये टोटल एरिया आपको कितना मालूम है, ये मालूम है 0.5। तो 0.5 से हम जब इसको घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। जैसे हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि P0 लेस देन Z लेस देन इंफिनिटी, ये पूरा हुआ 0.5, है ना, माइनस कर दें हम ये PZ ग्रेटर देन, अरे सॉरी, Z लेस देन Z1, है ना। तो हमको ये मिल जाएगा ग्रेटर देन Z1 मिल जाएगा, इसकी वैल्यू है 0.5। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.5 है। अब हमको क्या लेना है, हमको ये वैल्यू माइनस PZ लेस देन Z1, इसकी वैल्यू मुझे देखनी है। Z1 हमने क्या निकाला है, Z1 जो हमने निकाला है वो है ये 0.75। तो हम क्या करेंगे कि 0.75 की वैल्यू टेबल से अब देखेंगे। टेबल में जो हमने टेबल निकाला हुआ लिखा है, आपको भेजा है टेबल, उसमें देखिए 0.75 आप कहाँ से देखेंगे। ये देखिए इधर जो इधर एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में Z करके लिखा हुआ है, Z करके, तो उसमें 0.00, 0.01, 0.02 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वहाँ जाएंगे 0.7 तक। ठीक है, 0.7 तक जाएंगे, और फिर ऊपर के हॉरिजॉन्टल में जो 0.5 लिखा हुआ है, तो वहां से जाएंगे तो यह आपको लिखेगा ये इस तरह से 0.2734।
0.2734 वो दिखेगा इसमें। ये इस तरह से आप ये लिखोगे जैसे 0.5 माइनस 0.2734। अब ये जैसे आपने लिया, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, मैंने दोनों की वैल्यू 0.262266। अब नंबर ऑफ परसेंट जब आपको पूछा जाए तो ये हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ परसेंट है 1000, 1000 में आप इतने को गुणा कर देंगे, ये आपको मिलेगा कितना, 226.6। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 227, है ना। तो ये आंसर होगा आपका पहले वाले का। अब जैसे दूसरे वाला करेंगे, दूसरे वाले में आप क्या लगाओगे, जैसे सेकंड वाले में आपको 2 पॉइंट दिए, तो मैंने 30 और 60 के बीच में निकालना था, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आप इसमें एक Z1 कैलकुलेट करोगे, Z1 के लिए क्या हो जाएगा, 30 माइनस 42 अपॉन ये 24, है ना। तो ये आ जाएगा -12 बचे 24, तो ये आ जाएगा आपका -1/2, इसको लिखोगे -0.5, ठीक। और Z2 निकालोगे, Z2 आपका हो जाएगा 60 माइनस 42 अपॉन 24। तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे यही, ये 0.75 आता है ना, 0.75। अब आपको निकालना क्या है, P माइनस 0.5 लेस देन Z, और लेस देन कितना, 0.75, ये निकालना है प्रॉब्लम। तो हमको क्या निकालना है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे क्या, कैसे, जैसे ये जो है कर्व जो है ये सिमेट्रिकल होता है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये जो है ऐसे लिख सकते हैं कि P माइनस 0.5 लेस देन Z और Z लेस देन 0 प्लस P लेस 0 लेस देन Z और Z लेस देन 0.75। अब क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P 0 लेस देन Z, Z लेस देन 0.5 और प्लस P 0 लेस देन Z और Z लेस देन 0.75। इसको यूं समझिए ग्राफ से, जैसे ग्राफ में आपने ये किया ऐसे करके ये बेल शेप दिया, ठीक है। तो इधर कहीं आपका मान लो कि -0.5 है ना, और इधर आपका है 0.75, है ना। तो हमें इसके बीच का एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है तो हम ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू हम इधर निकाल लें और इसको जोड़ दें। क्यों, क्योंकि वो जो टेबल है उसमें नेगेटिव में तो दिया नहीं होता है, नेगेटिव में दिया नहीं होता तो हमको उसको पॉजिटिव में करके निकालना है ना। अब इसमें देखिए, अब जैसे 0.5 तक की वैल्यू क्या है, 0.5 का 0 पे देखोगे तो ये वैल्यू इतनी आएगी। 0.5 का 0 पे आप देखेंगे तो 1915, है ना। और 0.75 का भी 0 पे देखोगे, 0 पे तो वो तो पिछली बारी आपने निकाला था अभी 0.2734, ये है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये 0.4649 आ गया, ठीक। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.4649 इंटू 1000,
तो ये आ जाएगा आपका 464.9, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 465 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पेपर आएगा आपका, तो क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मान लो कि घर में बैठ के करना है किताब खोल के, तो उसमें फिर ये टेबल वाले सवाल दे सकता है। क्योंकि इसमें जब ऐसा होता तो मैंने ऑफलाइन एग्जाम होता तो टेबल वाला अवॉइड करते थे। अवॉइड इसलिए करते थे कि एग्जाम सेंटर वाले को देना रहता था, टेबल प्रोवाइड करना रहता था, रहता है, लेकिन देता नहीं है कोई जल्दी, मैंने कि आनाकानी होती है, नहीं है, फोटो कॉपी कराना पड़ेगा, ये सब रहता है। तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा कि ये वाले सवाल आते हैं। ठीक है, आप इसमें देखिए एक क्वेश्चन और इस तरह का करते हैं, फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये वाला करिए, एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ये लिखोगे द मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट इज 151 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एस डी is 15 centimeter. 15 centimeter. Assuming that assuming that distribution is normal, है ना, find how many students, find how many students, how many students height have height between 120 and 155 सेंटीमीटर। ये ठीक है, 151 सेंटीमीटर इन्होंने मीन दे दिया है, तो म्यू दे दिया है 151 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 बता दिया है। अब आपको बताना क्या है, ये Z1 निकालोगे पहले, Z1 आ जाएगा 120 माइनस 151 अपॉन 15, इसको कैलकुलेट करोगे -31 अपॉन 15, ये आ जाएगा -2.0667, ये आएगा। और Z2 वो देगा आपका 155 माइनस 151 अपॉन 15, ये आ जाएगा आपका इतना 4/15, इसको आप लिखोगे 0.266। ठीक है, आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी -2.0667 से लेकर Z और Z लेकर 0.266। ठीक है, अब इसको आप छोटा मैंने अलग अलग करके लिखोगे तो P0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 2.0667 प्लस P0 लेस देन Z लेस देन 0.266, है ना। अभी दोनों को जोड़ दोगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी देख लोगे। जैसे 2.06 पे क्या है, ये आएगा 0.4808 और उसमें देखोगे तो 0.10
1026 1026 है ना, दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका 0.5834। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ये 1 से छोटा ही होगा, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जब निकालना होगा तो 500 से गुणा कर दोगे, क्योंकि 500 स्टूडेंट का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 500 इंटू 0.5834। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका करीब करीब 292 स्टूडेंट। ठीक है, आज यहीं पर होल्ड करते हैं, कल जो है फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, हेलो हेलो, यस सर, यस सर, हाँ ठीक है, थैंक यू, चलिए, ओके। थैंक यू सर।